अभी वॉइस आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने पढ़ा था कल, प्रीवियस क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चार टाइप्स थे, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोग को? ठीक है, तो आज हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखेंगे। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, सैम्पलिंग हमारा रैंडम नहीं होता, ठीक है। हम अपने इच्छा के अनुसार इसमें क्या करते हैं, चूज करते हैं, जहां से हमें कन्वीनियंट हो, जहां से हमें रिसर्च करना इजी हो, उस जगह हम क्या करते हैं, वैसे उस जगह से हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। Non-probability sampling is defined as the sampling technique in which the researcher select based on the subjective and judgment, ठीक है। अपने सब्जेक्टिव, जहां से उसको अच्छा लग रहा है या जहां से उसको सुविधा हो रही है, ऐसे जगह से वो क्या कर लेता है, सैंपल सेलेक्ट कर लेता है, अदर देन द रैंडम सिलेक्शन। यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपके क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, जहां से उसको सुविधा होती है, जहां से उसको अच्छा लगता है या फिर उसको इजीली अवेलेबल हो जाता है, वहां से वो क्या कर लेता है, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है। द सैम्पलिंग मेथड डिपेंड हैवीली ऑन द एक्सपर्टाइज ऑन द रिसर्च, ठीक है। ये जो मेथड होता है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, वो क्या करता है, जहां जैसे कि हम अनाथ आश्रम में करना चाह रहे हैं, तो हम कोई भी अनाथ आश्रम ले लेंगे, उसमें हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करेंगे अनाथ आश्रम का, या वृद्धाश्रम लेना चाह रहे हैं तो वृद्धाश्रम में भी कोई भी वृद्धाश्रम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको वृद्धाश्रम, जैसे आपको देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कितने वृद्धाश्रम है, मान लीजिए 5 वृद्धाश्रम है, तो उनमें से भी आप क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे कि इन 2 वृद्धाश्रम से हम सैंपल लेंगे। लेकिन हम नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं करते। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं कि ये वाला वृद्धाश्रम जो है मेरे घर के पास है, या मैं यहाँ इजिली पहुंच सकती हूँ, तो फिर मैं वहां से सैंपल ले लूंगी, ठीक है। तो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। और ये सैम्पलिंग कहाँ पे यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। मोस्टली इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इस तरह का सैम्पलिंग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जो हमारे गुणात्मक रिसर्च होते हैं, गुणात्मक अनुसंधान होता है, वहां पे ही हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा सैम्पलिंग होता है कन्विंसिंग सैम्पलिंग, ठीक है। कन्विंसिंग सैम्पलिंग, जिसको सुविधा नमूनाकरण भी कहते हैं, यानी कि हमारी सुविधा के अनुसार जहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है, हमारी सुविधा जहाँ से हमें इजिली अवेलेबल हो जा रहा है, हमें वहां पहुंचना ज्यादा सुविधाजनक है, तो उस जगह से हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर सैंपल आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल, ठीक है। मतलब कि जो हमारे लिए भी सुविधाजनक हो, ठीक है, जो शोध करता है, जो रिसर्चर है, उसके लिए सुविधाजनक हो, सुविधाजनक रूप से उपलब्ध होता है, इजिली अवेलेबल होता है, उस जगह से वो क्या कर लेता है, सैंपल कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। पहला आपका क्या है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ठीक है। दूसरा आपका है जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल या फिर इसको पर्पजिव सैम्पलिंग या पर्पस सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो पर्पजिव सैम्पलिंग नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रयोजन परक, ठीक है। जैसे कि आपका जहाँ से प्रयोजन हो रहा है, जैसे आप स्कूल बच्चों को लेना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी स्कूल से बच्चे ले लेंगे, ठीक है। अगर आप वृद्धाश्रम से लेना चाह रहे हैं तो कोई भी वृद्धाश्रम से ले लेंगे। अगर आप अनाथ आश्रम से लेना चाह रहे हैं तो अनाथ आश्रम से ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको पर्पस जहां से आपका फुलफिल हो, ठीक है, जहां से आपका काम पूरा हो जाए, ऐसे जगह से आप क्या कर लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग जजमेंटल या फिर पर्पजिव सैम्पलिंग कहते हैं।
In the sampling method, researchers select the sampling because purely on the researcher knowledge and credibility. ठीक है, जो रिसर्चर के नॉलेज में हो, यानी कि आप अगर अनाथ आश्रम से लेना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं खोजेंगे कि महाराष्ट्र में कितने अनाथ आश्रम है, नागपुर में कितने अनाथ आश्रम है, ये सब नहीं खोजेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, बस आप उस अनाथ आश्रम में जाएंगे और वहां से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। जो आपके नॉलेज में है बस वहां से ही, उसमें ज्यादा आप खोजबीन नहीं करते हैं कि यहाँ और कितने हैं, वहां पे कितने कितने बच्चे हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें आप नहीं देखते। जो आपके नॉलेज में है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, उस जगह से आप क्या कर लेते हैं, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिसर्चर चूजन ओनली दोज पीपल हु दे फिट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। ठीक है, उनको ही वो चूज करता है जो उसकी रिसर्च की स्टडी में क्या हो सके, फिट बैठता हो। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आप में से अगर 2 लोग को जानती हूँ और 2 लोग को नहीं जानती, तो अब मैं अब पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या करूंगी, मैं उन 2 लोग को लूंगी जो मेरे जानने वाले हैं, ताकि वो मेरे बात को माने और वो जिस तरह से मैं रिसर्च करना चाहती हूँ उसमें वो कॉपरेट करें। ठीक है, तो इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते, इसमें हम अपने हमारा जो पर्पस होता है उसको फुलफिल करने के लिए उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं या उन्हीं लोगों को लेते हैं जो हमारे रिसर्च में हमारी हेल्प कर सके या कोऑपरेट कर सके। ठीक है, तो इसलिए नोन पर्सन जो होते हैं या नोन जगह जो होता है वहां से ही हम लोग क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। रैंडम सैम्पलिंग में हम जनरली जो हम इसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे जानने वाले नहीं जानने वाले, हम उसमें रैंडमली चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन रैंडम में हम इस तरह से नहीं करते। जो हमारे रिसर्च में हेल्प करे हम उनको ही हमारे रिसर्च में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जजमेंटल और पर्पजिव सैम्पलिंग इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। ये डाउन साइड ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक इज दैट द प्रो कन्वींस दैट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि देखिए, जैसे कि आप उन लोगों को ले रहे हैं जो आपके जानने वाले हैं, या आप ऐसे जगह से ले रहे हैं जहां आपके लिए कन्वीनियंट है, जहां आपके लिए सुविधा है, तो फिर आप उस जगह का रिजल्ट भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो जितने भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग होते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं, वो उनका जो रिजल्ट होता है उनको हम ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है और उसको हम ज़्यादा लोगों तक जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, Thus the research technique involve high amount of ambiguity. Ambiguity मतलब क्या होता है, अस्पष्टता। ठीक है, यानी कि इसमें आप वही जनरलाइज नहीं कर सकते, इसमें अस्पष्टता ज्यादा रहती है। ठीक है, आप जैसे जाएंगे तो बोलेंगे कि आपने यही अनाथ आश्रम क्यों चुना है, आपने और क्यों अनाथ आश्रम नहीं देखे, या आपने इन्हीं लोगों को क्यों चुना। ठीक है, आपने दूसरे लोगों को क्यों नहीं चुना, तो इसमें अस्पष्टता ज्यादा रहती है। ठीक है, जो आपका जजमेंटल सैम्पलिंग होता है उसमें एम्बिगिटी ज्यादा रहती है। फिर आपका आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग भी काइंड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही होता है, जिसमें भी इसमें भी हम यही करते हैं कि हम जहाँ से सुविधाजनक है उसको हम ले लेते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी अनाथ आश्रम में गए, ठीक है, वहां पे आपके पास बच्चे हैं, 50 मेल हैं, ठीक है, उस अनाथ आश्रम में, और आपके क्या है कि 25 वहां पे क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो हमारा ये रेशियो क्या बना, अनुपात क्या बना हमारा, 2:1 का बना। अनुपात निकालना आता है ना आप लोग को, आता है। हाँ, रेशियो। ठीक है, कैसे करते हैं, 50 25, तो 25 वन जा 25 टू जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका 2:1। ठीक है, 2:1। तो ये इस अनुपात में वहां पे हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन कितना है, 2:1 में है। तो हम सैंपल भी ऐसा लेंगे कि उसका रेशियो कैसा बने, 2:1 का बने। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, कैसे लेंगे, मान लीजिए इसमें अगर हम लोग 10 लोग ले रहे हैं कि 10 हम क्या ले रहे हैं, मेल ले रहे हैं, तो हमें फीमेल कितना लेना पड़ेगा, 5।
ठीक है, जिससे हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1 का बन जाएगा। तो इसमें बस इतना होता है कि आप बाकी चीजें आप नॉन रैंडम ही चूज करते हैं, बट इसमें कोटा जो रहता है उसको आप क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जो आपका पॉपुलेशन का कोटा है या रेशियो है, उसी तरह का रेशियो आपका क्या होता है, सैंपल का भी होता है। तो इसलिए सभी नॉन रैंडम सैंपलिंग में से कोटा सैंपलिंग को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, नॉन रैंडम सैंपलिंग में जो हम 3-4 सैंपलिंग टेक्निक पढ़ते हैं, उसमें से कोटा सैंपलिंग को ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्लियर है, रेशियो वाला क्लियर है ना कि कैसा होता है। चलिए, उसके बाद आपका होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, स्नो देखा है आप लोगों ने, स्नो। हम्म, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम स्नो का एक बॉल बनाते हैं, ठीक है, और जब हम उसको फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट के बिखर जाता है। ठीक है, तो स्नोबॉल का मतलब वही है कि स्नो मतलब कि क्या होता है, गुच्छा होता है जिसको हम फेंकते हैं तो वो क्या होता है, बनता जाता है। जैसे चेन होता है ना हमारा, जो ये चेन बिजनेस आता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या बोलते हैं वो, आप जोड़े, फिर बोलते हैं कि आप 2 लोग को जोड़िए, फिर उन 2 को बोलिए कि 2 लोग को जोड़ें, तो वो आप इस तरह से चैन बनता जाता है। ठीक है, तो ये भी जो स्नोबॉल सैंपलिंग है ना, वो इसी तरह का सैंपलिंग है, चैन सैंपलिंग भी हम लोग इसको कहते हैं, जिसमें आप लोग का चैन बनता जाता है। ठीक है, तो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग सैंपल, इट यूज चेन चेन इफेक्ट। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ऐसा सैंपल कलेक्ट करना चाह रहे हैं जो डिफिकल्ट है, जैसे कि जो जिसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल लगते हैं, मान लीजिए हमें एड्स पे कोई रिसर्च करना है। ठीक है, तो जिनको भी एड्स होता है ना, वो बताते नहीं है, या उनका जो डाटा होता है उनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ठीक है, उनको सबको नहीं बताया जाता, या फिर कैंसर है, या फिर कोई वो कर रहे हैं, मतलब कोई एडिक्टेड पर्सन है। ठीक है, तो ये लोग भी अपने डाटा को ज्यादा लोगों तक बताते नहीं है, वो क्या रखते हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो अगर आप इस टाइप की किसी पॉपुलेशन पे रिसर्च करना चाहते हैं, जो जिसका सैंपल कलेक्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्नोबॉल आता है आप लोग का। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पे सैंपल कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जो सैंपल एकत्र करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग हेल्प रिसर्चर फाइंड सैम्पलिंग व्हेन दे आर डिफिकल्ट टू लोकेट। ठीक है, उनको लोकेट करना या ढूंढना जहां पे डिफिकल्ट होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, रिसर्च यूज दिस टेक्निक व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल एंड नॉट इजिली अवेलेबल। ठीक है, सैंपल साइज जैसे एड्स है, तो एड्स का सैंपल साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, मतलब कि ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम लोग मिलेंगे, और वो उसको कलेक्ट करना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि सब उसके बारे में जानते नहीं है, और जो जानता है वो उसको बताता नहीं है। ठीक है, कि मुझे एड्स है, या फिर उनके परिवार वाले भी नहीं बताएंगे कि इनको एड्स है करके। तो ऐसे जो होता है ना, मतलब इस तरह का जो सैंपल होता है, उनके लिए हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हैं। ठीक है, दिस सैम्पलिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द रेफरल प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि आप किसी एक एड्स वाले इंसान के पास गए, आपको पता चला कहीं से, या आप किसी एक एडिक्टेड पर्सन के पास गए, आपको पता चला कहीं से कि ये एडिक्टेड है या इसको एड्स है, तो आप उसके पास गए, तो फिर उनसे आप क्या करेंगे, अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो जो आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा, जो आपके रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो सारे प्रश्न आप उनसे पूछेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर आप उनको ही कहेंगे कि आप मुझे आपके जैसे ही कोई और मतलब बताइए, 1 या 2 रेफर कीजिए, जिनके पास मैं जाके अपना डाटा कलेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो जो एडिक्टेड रहते हैं या जो एड्स वाले रहते हैं, तो उनको किसी ना किसी के बारे, मतलब क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो उनको पता होता है कि इनको भी है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको रेफर करेंगे कि आप इनके पास जाइए करके। ठीक है, तो फिर आप उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे, उनसे अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उनसे कहेंगे कि आप मुझे किसी और को रेफर करिए जो आप जिसके बारे में आप जानते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कि सैम्पलिंग करते हैं, अपने स्नोबॉल सैम्पलिंग यही होता है। ठीक है, once the researcher finds suitable subject, he asks for them to assist the six similar subject from the considerable good side sample. ठीक है, मतलब वही कह रहे हैं कि वो
एक बार कोई सब्जेक्ट के पास जाता है, फिर वही उनसे ही आस्क पूछता है, आस्क यानी कि पूछता है कि आप इसी तरह का कोई सिमिलर सब्जेक्ट और बताइए जो आपके जैसे हैं, उनके बारे में मुझे बताइए ताकि मैं उनके पास जाके अपना डाटा कलेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। क्लियर है क्या स्नोबॉल? रेफरल प्रोग्राम यानी कि ये रेफर कीजिए, मतलब कि जैसे आप किसी एक एडिक्टेड पर्सन के पास गए ना, तो फिर उनसे तो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, जो आपको प्रश्न पूछना था वो पूछ लिया, तो लास्ट में आप उनको कहेंगे कि आपके जैसे ही एडिक्टेड जो है उनके एक या दो उनको बताइए। ठीक है, तो वो बताएंगे कि मेरे मतलब शराब ये और ये भी पीता है, ये भी पीता है, तो आपको दो लोग मिल गए, तो दो आपके सैंपल साइज और बढ़ गया। तो रेफर करना, ठीक है, जैसे कि हम रेफर करने यानी कि भेजते हैं ना किसी और के पास, तो वो आपको रेफर करेंगे कि आप इन दोनों के पास जाइए और उनसे अपना डाटा कलेक्ट करिए। क्लियर? ठीक है, फिर स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो तीन अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, लीनियर होता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव। ठीक है, तो लीनियर क्या होता है? द रिसर्चर रिक्रूट ओनली वन पार्टिसिपेंट एंड दिस पार्टिसिपेंट इन टर्न रिक्रूट ओनली वन पार्टिसिपेंट। ठीक है, मतलब जैसे कि एक पार्टिसिपेंट के पास गए और वो सिर्फ उससे सिर्फ हम एक ही पार्टिसिपेंट और मांग रहे हैं। ठीक है, हम उनसे लीनियर, फिर इनसे एक मांगेंगे, ठीक है, फिर इनसे एक मांगेंगे, तो ये एक एक करके ही बढ़ता जाएगा, ये चैन इस तरह से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये लीनियर, लीनियर मैंने कि सीधे लाइन पे एक के पास गए, फिर उनसे एक के बारे में पूछा, फिर उनसे एक के बारे में पूछा, तो ये लीनियर लाइन पे चलता रहता है। ठीक है, लीनियर यानी कि सीधी लाइन पे। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर आपका क्या है? नॉन एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है? फर्स्ट पार्टिसिपेंट प्रोवाइड मल्टीपल रेफरल्स। ठीक है, बहुत सारे बता देगा, जैसे कि आप किसी एक के पास गए, वो पांच छह बता दिया, आपको पांच छह और लोगों के नाम बता दिए। ठीक है, इन अदर वर्ड द रिसर्चर रिक्रूट द फर्स्ट पार्टिसिपेंट एंड दिस पार्टिसिपेंट इन टर्न रिक्रूट सेवरल अदर। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बता दिए, पांच छह सात अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के नाम आपको बता दिए, अलग अलग लोगों के नाम बता दिए। द रिसर्चर इंक्लूड ऑल रेफरल्स इन द सैंपल। ठीक है, वो अब क्या करेगा? वो सभी छह के छह जो पार्टिसिपेंट बताए, छह के छह जो नाम बताए, सभी को अपने रिसर्च में क्या कर लेगा? इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सात, एक साथ सात हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब इससे क्या होता है नया, इससे दूसरा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव। ठीक है, इसमें क्या है? इन दिस मेथड पार्टिसिपेंट गिव मल्टीपल सेवरल्स, इसमें भी रेफरल्स, इसमें भी क्या होता है कि एक पार्टिसिपेंट के पास गए, वो छह सात पार्टिसिपेंट्स के नाम बता दिए। ठीक है, लेकिन क्या करेगा रिसर्चर? स्क्रीन दोस रेफरल्स, वो छह सात जो पार्टिसिपेंट बताए उनको वो क्या करेगा? स्क्रीन करेगा, मतलब कि ये मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लायक है या नहीं है। ठीक है, दोज हु मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ द पार्टिसिपेट इन द सैंपल। ठीक है, अगर ये मेरे रिसर्च के लायक है या नहीं, या ये उतना कैपेबल नहीं है मेरे रिसर्च के लिए, ये स्क्रीनिंग कौन करेगा? रिसर्चर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो स्क्रीन करता है। मान लीजिए कि इसमें से दो लोग उसके रिसर्च के क्राइटेरिया में नहीं फुलफिल हो रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या करेगा? तीन लोगों को ही लेगा, बाकी दो को क्या कर देगा? हटा देगा। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होता है, इस वाले में जितने लोगों को बोला गया, जितने लोगों को रेफर किया गया, सबको अपने रिसर्च में क्या कर लिया जाता है? इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या तीनों में डिफरेंस? एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। एक्चुअल डिफरेंस ये है, जैसे कि ये एक एक किसी के पास गए, आपको चार लोगों के नाम बताए, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको भी करेंगे और इन पांचों को भी अपनी स्टडी में ले लेंगे। ठीक है, इसमें आप कोई स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसके पास गए और यहाँ पे आप लोग का चार नाम बताए, बी सी डी ई, तो अब रिसर्चर अपना दिमाग लगाएगा। मान लीजिए कि आप लेना चाह रहे हैं अल्कोहल पेशेंट। ठीक है, एडिक्टेड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? अल्कोहल का एडिक्शन करता है, मतलब कि शराब ही पीता है, बाकी और कुछ एडिक्शन करता है, यानी कि तंबाकू लेता है या फिर सिगरेट पीता है या फिर ड्रग्स लेता है, उनको आप नहीं लेना चाहते अपनी स्टडी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा?
जैसे कि ये वाले में क्या होगा कि ये बताएगा, तो ये मान लीजिए ये शराब पीता है, ये भी शराब पीता है, लेकिन ये क्या करता है, ये आपका ड्रग्स लेता है, शराब नहीं पीता है, ड्रग्स लेता है, ये सिगरेट पीता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सभी को ले लेंगे, अपने रिसर्च में चारों को ही ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम स्क्रीन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जैसे उसको क्या लेना है, सिर्फ अल्कोहल वाले को लेना है, तो ये अल्कोहल लेता है, ये भी अल्कोहल लेता है, लेकिन ये ड्रग्स लेता है और ये सिगरेट लेता है, तो इन दोनों को अपनी स्टडी से क्या कर देगा, हटा देगा, क्योंकि उसको सिर्फ क्या लेना है, अल्कोहल वालों को ही लेना है, ठीक है। अभी क्लियर है? उसको पता तो है कि ये दोनों हैं, लेकिन वो उसके स्टडी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब कि वो उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, इन दोनों को हटा देगा, इन दोनों को लेगा, और इसमें लेकिन क्या करते हैं कि इसमें सबको ले लेते हैं, जो भी बताया सबको उन लोग क्या कर लेते हैं, अपने उसमें इंक्लूड कर लेते हैं रिसर्च में, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सैम्पलिंग टेक्निक था, जो अभी तक हमने देखा, तो ये सब क्या था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने देखा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से ज़्यादा आता है, वहाँ आप लोग उन क्लस्टर है आपका, नॉन रैंडम है और रैंडम सैम्पलिंग है, इन सबको अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी में से भी स्नोबॉल पूछा जाता है, कभी कभी आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा नॉन रैंडम है, कौन सा रैंडम है, ठीक है। तो नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा, ऐसा पूछा जाता है जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा नॉन रैंडम के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा भी प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है, इजी हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए।